गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीटेट जुलाई 2023 के लिए जितने भी अभ्यर्थीगण एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, इसके लिए वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जो आपका जिसको CDP बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो आपका सीटेट का पेपर में 30 नंबर का एग्ज़ाम होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है CDP। और आपका ऐसे तो आपका पेडागोजी तो आपका सभी सेक्शन में पूछता ही है 15 नंबर का, लेकिन ये तो स्पेशल पेडागोजी इसमें तो 30 का 30 क्या है, वो आपका CDP ही है। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का के लिए 30 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। जो आपका विगत वर्ष जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका 12 जनवरी 2023 को यह पेपर पूछा गया है। पेपर मतलब वो सीटेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपका 12 जनवरी 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें यह CDP का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। उसी का आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका पेपर 1 के लिए। ऐसे तो पेपर 1 हो या पेपर 2, सभी के लिए CDP कॉमन होता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल इधर उधर होता है, बस लेवल पैटर्न सिलेबस सब सेम रहता है। बस पेपर 1 में भी 30 मार्क्स का CDP पूछता है, और पेपर 2 में भी क्या है 30 मार्क्स का CDP पूछता है, जो कि आपका कंपलसरी है सभी के लिए। पेपर 1 पेपर 2 सभी के लिए क्या है, वो CDP कंपलसरी है 30 नंबर का। आज हम लोग 30 मार्क्स का डिस्कस करने वाले हैं, 30 क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आपका जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही है, और आप सभी को एक बार फिर याद दिला दे रहे हैं कि आपको सीटेट 2023 सीटेट जो जुलाई 2023 में यदि आप रिज़ल्ट देखना चाहते हैं, अच्छा नंबर से पास करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग सीटेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो ऑनलाइन वाला जो एग्ज़ाम होता है, जो 22 और 23 का, मतलब जितना भी ऑनलाइन पेपर है, इतना पेपर को आप कर लेते हैं अच्छा से, तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आप सीटेट में आप ला सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा तो समय नहीं है, बस जितना समय है उसमें आप नहीं भी तो जो आपका ऑनलाइन वाला पेपर तो आप कर सकते हैं ना, और इतना कर लिया तो फिर आपके लिए फिर बहुत दिक्कत नहीं होगा, बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। चलिए, और हम आप लोग के लिए केवल ऑनलाइन पेपर को ही अभी कर रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपके पास सबको रहता ही है। चलिए, तो आज हम 12 जनवरी 2023 का जो पेपर था सीटेट का CDP का, उसको आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन जो सभी महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ कह नहीं सकते, इतना ही इम्पोर्टेंस है। आने वाले एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है विकास। विकास क्या है? एक अनिरंतर प्रक्रिया है, या एक क्रमिक प्रक्रिया है, या फिर व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है लेकिन वातावरणीय कारकों से नहीं, या फिर वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है लेकिन व्यक्तिगत कारकों से नहीं। तो ये क्या है, इसमें कौन सा आंसर इसका सही होगा? विकास क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्या है वो? विकास क्या है? क्रमिक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है। विकास क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्रमिक, ऑर्डरली, मतलब वो क्या है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी कंटिन्यूस चलने वाली क्या वो प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी, यानी जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, यानी वो जन्म से लेकर के, यानी बच्चा का गर्भ से ही विकास जो क्या वो शुरू हो जाता है होना, और मतलब जन्म से उम्र तक, मतलब वो मृत्यु तक वो आपका विकास की प्रक्रिया चलती है। यानी विकास एक क्या सतत प्रक्रिया है, जन्म से लेकर के मृत्यु उपरांत आपका वो प्रक्रिया चलते रहता है। तो विकास का एक क्रमिक प्रक्रिया है, वो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। जब जन्म से लेकर के मृत्यु तक वो प्रक्रिया चलती है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, निम्न में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला जो है वातावरणीय कारक है? देखिए, इन्वायरमेंटल
जो फैक्टर है, जो विकास को प्रभावित करने वाला जो वातावरणीय कारक है वो क्या है? वंशाणु, आनुवांशिकता, परिपक्वता या फिर विद्यालय। तो यहाँ पे पूछ रहे विकास को प्रभावित करने वाला कारक, वातावरणीय कारक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्यालय। विद्यालय क्या है आपका? वातावरणीय कारक है, यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर है आपका डेवलपमेंट को इफेक्ट करने वाला। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका हो जाएगा। वो यह वातावरणीय कारक है विकास को प्रभावित करने वाला, विद्यालय। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? बहुत छोटे बच्चों के लिए, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? जनसंचार, सांस्कृतिक प्रचलन, विद्यालय या फिर चौथा आपका है परिवार। तो बहुत छोटे बच्चों के लिए जो है आपका जो समाजीकरण का जो प्राथमिक और प्रधान घटक जो है वो आपका क्या है? तो आपका परिवार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प हो जाएगा, परिवार। परिवार क्या है आपका? बहुत छोटे बच्चों के लिए जो है क्या हुआ? समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है। ऑप्शन नंबर डी, परिवार क्या है? छोटे बच्चों के लिए, जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसके लिए जो है वो समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है आपका परिवार। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रश्न का आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका जीन पियाजे से है। और जीन पियाजे से क्वेश्चन नहीं होगा ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और जीन पियाजे से क्वेश्चन नहीं बनता है, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। इसलिए जीन पियाजे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपका हर सीटेट के एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन देखने को आपको मिलता ही है, चाहे वो ईवीएस का पेपर हो, सीडीपी का हो, मैथमेटिक्स का हो या फिर इंग्लिश हिंदी किसी भी सब्जेक्ट का बात करते हैं तो जीन पियाजे आपको मिलेगा ही, एक दो क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका है जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, आप सभी जानते हैं जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वह कितना ये 4 अवस्था में वह बटा हुआ है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रियाएं अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होती है? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका संवेदी गामक, जो आपका 0 से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी गामक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। और ये वाला क्या है? 2 से लेकर के कहाँ तक होता है? 5। तो इस तरह से तो क्या है? जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जो आपका क्या है वो 4 अवस्था को दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा, जो मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। तो पहला अवस्था क्या है जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का? संवेदी गामक। पहला अवस्था क्या जीन पियाजे के अनुसार जो पहला विकास का जो अवस्था बताया है संवेदी गामक, जिसको इंद्र गामक अवस्था भी कहते हैं। संवेदी गामक बोलो या प्रेरक, संवेदी प्रेरक, उसको इंद्र गामक अवस्था भी कहते हैं, जो कि आपका 0 से लेकर के कितना तक होता है? 0 से 2 वर्ष तक। 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था को संवेदी गामक या इंद्र गामक अवस्था कहते हैं। यह जो पहला अवस्था है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास की। और दूसरा अवस्था आपका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपको उसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जिसका ये जो इसका जो अवस्था का जो ये है ये आपका 2 से लेकर के 7 वर्ष। कितना है? 2 से लेकर के 7, 2 से 7 वर्ष की अवस्था को जो है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, वो 2 से 7 की उम्र के बच्चे को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखा गया। अब तीसरा अवस्था है आपका जीन पियाजे का मूर्त संक्रियात्मक। क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये तो आपका 0 से 2 आपका संवेदी गामक हो गया। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो आपका क्या होता है? 7 से 11। क्या होता है? 7 से 11। ये सब एज भी पूछता है, इसलिए आपको इसको लिखना ज़रूरी है और आपको समझना भी ज़रूर है। क्या पता कोई सेट में आपको एज भी पूछ दे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो एज क्या है।
तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो उम्र सीमा है आपका क्या है, 7 से 11 वर्ष, जो कि आपका उसको ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। और लास्ट जो आपका चौथा अवस्था जो जीन पियाजे के द्वारा जो दिया गया है, बताया गया है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसको अमूर्त भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अमूर्त। औपचारिक को क्या बोलते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। और मूर्त को ठोस, मूर्त को क्या बोलते हैं, ठोस, मूर्त को ठोस, मूर्त को ठोस, और संवेदी गामक को इंद्रियगामक, संवेदी को इंद्रियगामक, और पूर्व को प्राक। तो इस तरह आपको नाम भी आपको जानना है, क्योंकि कभी प्राक पूछ देता है, कभी आपको मूर्त पूछ देगा, तो आपका सब में अलग अलग। संवेदी को क्या बोलते हैं, इंद्रियगामक भी बोलते हैं, इंद्रियगामक। पहला को इंद्रियगामक बोलते हैं या फिर संवेदी गामक, दूसरा को पूर्व और प्राक, तीसरा को मूर्त और ठोस, चौथा को औपचारिक और अमूर्त। तो अमूर्त का जो अवस्था का जो पीरियड है आपका 11 से लेकर के 15, 11 से लेकर के 15। तो इस तरह से आपका जो देख पा रहे हैं क्या है, सब क्रमिक है, 0 से 2, फिर 2 से 7, फिर 7 से 11, फिर 11 से 15। तो इस तरह से जो है वो जीन पियाजे ने जो है वो संज्ञात्मक विकास की सिद्धांत को वो 4 अवस्था में, 4 चरण में उसको बांटा है। संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसका जो डेट है आपका, सॉरी ये जो ईयर है, कितना से कितना उम्र तक, ये भी आपको याद रखेंगे तो आपको फिर, क्योंकि ये भी पूछता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में जो बदलाव की प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, तो वह आपका समायोजन कहलाती है। समायोजन, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, समायोजन। जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए जो मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समायोजन। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, समीप्त विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था। समीप्त विकास का क्षेत्र संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था, तो जीरोम ब्रूनर, वीएफ स्किनर, लेव वाइगोट्स्की और हार्वर्ड गार्डनर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, लेव वाइगोट्स्की। लेव वाइगोट्स्की, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समीप्त विकास का क्षेत्र जो है आपका संप्रत्यय जो है किसने प्रतिपादित किया गया था, तो लेव वाइगोट्स्की। ऑप्शन नंबर सी, 6 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, लेव वाइगोट्स्की ने विकास को कहाँ से कहाँ तक जो है वो बदलाव के रूप में परिकलित किया गया है, तो जो है लेव वाइगोट्स्की ने विकास को सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकलित किया है। इस तरह से ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। लेव वाइगोट्स्की ने विकास को सामाजिक स्तर पर सहभागी क्रियाओं से अनुग्रहित प्रक्रियाओं में बदलाव के रूप में परिकलित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों को और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए जो है कितने चरणों का क्रम प्रतिपादित किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 चरण। कितना चरण, 6। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए 6 चरणों का क्रम प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन से घटक को विद्यार्थियों में नहीं पढ़ाना चाहिए। नेगेटिव टैग वर्ड है, नहीं पढ़ाना चाहिए। तो संरचनावादी उपागम के अनुसार जो है वो विद्यार्थियों में नहीं पढ़ाना चाहिए कौन सा घटक। चलिए देखते हैं इसका विकल्प क्या है।
थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, समस्या समाधान होगा, या फिर निर्देशित खोज, या फिर सहयोगी अनुमान, या फिर चौथा आपका कंठस्थ स्मरण करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अभी हम क्या बोले यहाँ पे नहीं है, तो यह क्या है, निगेटिव कोड वर्ड है। निगेटिव कोड है, नकारात्मक विचार है, विद्यार्थियों को नहीं बढ़ाना चाहिए। और कंठस्थ करना भी क्या है, कंठस्थ स्मरण, ये सब क्या है, ये भी क्या है, निगेटिव है। तो आप इस तरह से आप इसको निगेटिव कोड वर्ड के सहारे भी आप उसको सही कर सकते हैं। तो जितना भी कोड वर्ड है उसको भी हम आपको बताएंगे। एक बार कभी हो सके तो नेगेटिव जो कोड वर्ड है पेपर वाइज आपका CDP, EVS, मैथमेटिक्स, जो नेगेटिव, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव जो कोड वर्ड है इसके सहारे भी बहुत सारे क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नहीं निगेटिव कोड वर्ड है, और यहाँ से ये क्या है, निगेटिव कोड वर्ड, निगेटिव ये क्या है, वो निगेटिव कोड है। ठीक है, ये जो निगेटिव कोड वर्ड है इसका कोड क्या है, निगेटिव है, और यहाँ पर निगेटिव क्या है, कंठस्थ करना क्या है, निगेटिव है। आप किसी भी चीज़ को याद नहीं करा सकते हैं, आप समझने में पर जोर देंगे। कंठस्थ करना मतलब क्या है, ये तो निगेटिव है, ये भी निगेटिव से निगेटिव हो गया, क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप कोड वर्ड के सहारे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप सही कर पाएंगे यदि आप उसको जानते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, बुद्धि लब्धि, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, IQ, परीक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, बुद्धि लब्धि के जो है वो बुद्धि लब्धि के परीक्षणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आपको बुद्धि लब्धि के परीक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है तो आपको बताना है। वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। तीसरा आपका है, बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से मुक्त है। और चौथा आपका है, बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, बुद्धि लब्धि परीक्षणों के संदर्भ में जो कथन सही है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या है, ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा, उसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी इज द करेक्ट आंसर। बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापने की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं। सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है कि डैश को प्रभावित करता है, और लेव वाइगोट्स्की का सुझाव है कि डैश को निर्देशित करता है या करती है। तो क्या हो जाएगा इसका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक भाषा और भाषा विचार। देखिए, संज्ञानात्मक भाषा और भाषा विचार मतलब जब जीन पियाजे के अनुसार जो है आपका मानना है कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। जो जीन पियाजे के अनुसार जो मानना है, संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। और लेव वाइगोट्स्की के सुझाव है कि भाषा विचार को निर्देशित करता है। तो वो संज्ञान भाषा, यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका खाली जगह है यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञान हो जाएगा। ये आपका जीन पियाजे का मानना है संज्ञान और इसके बाद ये आपका भाषा, दूसरा में इधर भाषा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीन पियाजे का मानना है संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। और लेव वाइगोट्स्की का सुझाव है कि भाषा विचार को निर्देशित करता है। क्या हो जाएगा इसका, लेव वाइगोट्स्की का जो सुझाव है, भाषा क्या करता है, विचार को यानी थॉट को। तो आपका संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है, यह जीन पियाजे का मानना है।
और लेवाइस्किट्स्की का सुझाव है कि भाषा विचार को निर्देशित करता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। संज्ञान भाषा आपका जीन पियाजे का मानना है और भाषा विचार आपका क्या है, लेवाइस्किट्स्की। चलिए, अगला प्रश्न आपका, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व को होना किसका उदाहरण है। पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है। जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर समता, जेंडर समानता या फिर जेंडर निष्पक्षता। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, जेंडर पूर्वाग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है, जेंडर पूर्वाग्रह का। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, एक शिक्षक या शिक्षिका को क्या करना चाहिए। पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए, या फिर पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा कर देना चाहिए, या फिर केवल अच्छा निष्पादन करने वाले विद्यार्थी की गति पर ध्यान देना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों के सीखने की गति में व्यक्तिगत विभिन्नता की अनदेखी करनी चाहिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, एक शिक्षक या शिक्षिका को यहाँ पर आपको क्या करना है, सकारात्मक थॉट को लाना है। और सकारात्मक थॉट क्या है, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सकारात्मक विचार है आपका। क्वेश्चन क्या है आपका, सकारात्मक है, पॉजिटिव क्वेश्चन है, उसका आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए आप कोड वर्ड पर भी ध्यान देंगे। तो क्या करना चाहिए, एक शिक्षक या शिक्षिका को पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे क्या बोला, दूसरा देखिए क्या है, पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति को अनदेखा करना चाहिए। अनदेखा करना क्या है आपका, अनदेखा करना क्या, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नहीं होगा ना, पॉजिटिव चाहिए। अब देखिए, केवल भी क्या है, ये भी क्या नेगेटिव कोड वर्ड है। फिर क्या है, विद्यार्थियों के सीखने की गति में व्यक्तिगत विभिन्नता की अनदेखी करना, अनदेखी, ये भी क्या है, नेगेटिव। तो आप नेगेटिव कोड वर्ड तो आएगा नहीं, क्वेश्चन पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। तो एक शिक्षक या शिक्षिका, यहाँ पे पॉजिटिव है क्वेश्चन, उसका आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। पढ़ाने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने की गति पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे अनदेखा करना मतलब क्या है, नेगेटिव है, अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आप टीचर हैं तो अनदेखा क्यों करेंगे। केवल अच्छा पर मतलब ये भी क्या नेगेटिव हो गया। सभी पर आपको यह करना है, एक बच्चा पे नहीं या तेज बच्चा पर नहीं, सब आप सबके लिए हैं। टीचर हैं तो आप सभी बच्चे को आपको लिए, सभी बच्चा आपके लिए समान है। आप सकारात्मक विचार रखेंगे हमेशा एक शिक्षक होकर के। निगेटिव विभिन्नता की अनदेखी ये भी नहीं करना चाहिए। नहीं, आप निगेटिव को छाड़ देना है। आप निगेटिव कोड आउट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव है। पॉजिटिव से पॉजिटिव तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, जब आपको कोड वर्ड समझ में आ जाएगा सभी सब्जेक्ट का, नेगेटिव कोड वर्ड, पॉजिटिव कोड वर्ड, तो आपको पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा सीटेट में स्कोर कर पाना। चलिए, इसलिए इसके लिए भी वीडियो में लेकर के आएंगे बहुत जल्द, नेगेटिव कोड वर्ड, पॉजिटिव कोड वर्ड, तो आपको बहुत ही आसान होगा, ईजी होगा जाएगा आपको क्वेश्चन को, इसका आंसर को छांटना। देखिए हम कैसे छाट दिए, आसानी से छाट दिए। तो ऑप्शन को आप छाट सकते हैं यदि आप इस चीज़ को जान गए। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। देखिए, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का जो इवोल्यूशन का, असेसमेंट का जो प्रयोग करता है, यूज करता है, करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करें, या फिर केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करें, या फिर चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करें, या फिर सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करें। देखिए, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करें, चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करें। जो भी आपका गतिविधि चल रहा है तो उसमें बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करें। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है।
निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है? तो अनुरूपकों के प्रयोग को बढ़ावा देने से, या खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से, या फिर गहन चिंतन के लिए समय प्रदान करने से, या फिर रटकर याद करने या कंठस्थीकरण को प्रोत्साहित करने से। तो जो विद्यार्थियों में जो समालोचनात्मक चिंतन में जो बाधा पड़ने की जो संभावना है वह यह क्या, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रटकर, जो आपका ये जो रटकर जो आपका याद करने या फिर कंठस्थ करने को जो प्रोत्साहन करें, आप जो रटाना बच्चा को आप रटाने का प्रयास कर रहे हैं और कंठस्थ करने के लिए आप प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, कंठस्थ कर लो। तो इस तरह का जो आपका ये चिंतन है यह क्या, वो समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है। तीसरा ये क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसा आप रटने पर आपको जोर नहीं देना है। एक शिक्षक को आपको रटाना नहीं है, आपको बस उसको समझाना है, सिखाना है, रटाना नहीं है किसी भी चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है? निम्न सामाजिक आर्थिक समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है? तो मानकीकृत पाठचर्या द्वारा शिक्षण, उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अनदेखी करना, या फिर पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालयी संस्कृति को संपन्न करना, या फिर केवल प्रभुत्ववादी संस्कृतियों में प्रचलित प्रथाओं का क्रियान्वयन करना। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। पारस्परिकता क्या हो जाएगा? पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालयी संस्कृति को संपन्न करना। पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालयी संस्कृति को संपन्न करना जो है वो क्या है? सामाजिक आर्थिक समूहों से जो संबंध रखने वाले जो विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु जो बात है वो महत्वपूर्ण है कि पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालयी संस्कृति को संपन्न करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी जो है वो क्या है, किसके स्पष्ट संकेत है? गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप में बदलना और छोड़ देना, वाक्यों में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी जो है वह किसके स्पष्ट संकेत है? तो अधिगम अक्षमता का, या फिर स्वालीनता जिसको ऑटिंग जो बोलते हैं, या फिर ध्यान भाव एवं अति सक्रियता विकार जो ADHD, या फिर श्रवण बाधिता, वह किसकी ओर स्पष्ट संकेत कर रहा है? तो ये जो संकेत कर रहा है आपका किसकी ओर कर रहा है? तो अधिगम अक्षमता, जो लर्निंग डिसेबिलिटी को वो बता रहा है। क्या बता रहा है? लर्निंग डिसेबिलिटी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अधिगम अक्षमता। गलत शब्द जोड़ना, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना, या फिर कुछ चीज़ छोड़ देना, या फिर वाक्यों में जो शब्दों का जो क्रम है उसको इधर उधर कर देना, यह सभी जो है वह किसकी ओर संकेत कर रहा है? अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है? दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक बाधक बन सकता है? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्यान टिप्पणियाँ जिसको नोट बोलते हैं, या फिर रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्यान, या फिर तीसरा चित्रात्मक सामग्रियों के स्पर्शनीय प्रतिमान या मॉडल जिसको बोलते हैं, या फिर लिखित विवरण को और आलेख।
तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा, लिखित विवरण और आरेख। क्या हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा, लिखित विवरण और आरेख। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, लिखित विवरण और आरेख। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए जो है वो एक कारक है जो बाधक बन सकता है। क्या है, लिखित विवरण और संकेत। देखिए बाधक बन सकता है क्योंकि वो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, उसको दिखाई नहीं देता है। वो क्या करता है, वो उसको दिखाई नहीं देता है। जब दिखाई नहीं देता तो लिखित विवरण और आरेख से उसको तो इससे तो बाधा हो जाएगा, क्योंकि वो लिखित को कैसे वो पढ़ पाएगा, उसको तो दिखाई देता नहीं है, वो तो दृष्टिबाधित है, दृष्टिहीन है, और वो आरेख को कैसे देख पाएगा। यह क्या है, वो एक बाधक बन सकता है। इस तरह का जो लर्निंग है अधिगम है वो क्या है, एक बाधक बन सकता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिरूपित व्याख्यान टिप्पणी, ये सही है। इलेक्ट्रॉनिक क्या हो, जैसे मान लिया बोल रहा है वीडियो के माध्यम से, तो सुन के तो वो समझ नहीं सकता है, ये तो इससे तो उसका अधिगम हो सकता है। रिकॉर्ड किए गए श्रव्य व्याख्या, ये इससे भी उसका दृष्टिबाधित वाला को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वो भी रिकॉर्ड किया हुआ भाषण को भी, वो एक्सप्लेनेशन को भी सुन कर वो भी उसको अधिगम वो हो जाएगा। फिर चित्रात्मक सामग्री के स्पर्शनीय प्रतिमान, यदि जो ब्रेल लिपि का जो होता है, नहीं आप ब्रेल लिपि जो होता है ना, छू छू के जो पढ़ता है, उससे भी उसको अधिगम होगा। लेकिन लिखित विवरण और आलेख से आप लिखा हुआ चीज़ को वो कैसे पढ़ेगा, कैसे देखेगा, कैसे समझेगा, आरेख को भी नहीं समझ पाएगा क्योंकि वो दृष्टिबाधित है, दृष्टिहीन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, उसको जो अधिगम में बाधक बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या है, स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। तो उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल को, अति क्रियाशीलता को, या फिर पुनरावृत्तीय आचरण या व्यवहार, या फिर चौथा सामाजिक अंतरक्रियाओं के लिए उत्साह। तो स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी जो है वह विशिष्ट रूप से जो वो किस व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुनरावृत्तीय आचरण, इसको पुनरावृत्तीय व्यवहार। जो रिपीटेशन जो है, जो बिहेवियर में जो रिपीटेशन है, जो बार बार जो दोहराया जाता है आचरण में, व्यवहार में, उसको क्या करता है, वो स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी विशिष्ट रूप से वो इस तरह का व्यवहार को, जो पुनरावृत्ति, जो दोहराने वाला जो व्यवहार है, उसको वो प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में, जो जीनियस स्टूडेंट होता है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। मतलब वो सही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सही। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए कौन सा कथन सही है। वे अत्यधिक प्रयासों द्वारा सीखते हैं, या फिर वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेते हैं, या फिर उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, या फिर उनके विचारों में रचनात्मक और मौलिकता की कमी होती है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी से हो जाएगा। इसमें जो एवरेज स्टूडेंट जो होता है ना, उससे वह अधिक उसका कैपेसिटी होता है समझने का, जो है वह औसत विद्यार्थी से जो वह क्या होता है, उसका क्षमता अधिक होता है। किसका, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का, उसका IQ लेवल क्या होता है, हाई होता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का IQ लेवल क्या होता है, वो अधिक होता है, और उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है जो है वो किसी भी चीज़ को समझने की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है। अभिकथन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्या पद्धति का उपयोग करना चाहिए। तर्क देखिए क्या है, सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावी होती है जब वो निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा की जाती है। देखिए अभिकथन तो आप लोग सुन लिए। प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए जो है शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए। नहीं बोल रहा है कि
अभिकथन आपका है कि प्राथमिक कक्षाओं में जो विद्यार्थियों के लिए को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से यानी प्रमुख रूप से जो वो व्याख्यान पद्धति का उपयोग करने के लिए बोल रहा है। और आपका तर्क देखिए क्या है, सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावी होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, या फिर आर ए का सही व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर इस तरह का और आगे विकल्प होगा। इस तरह का सभी स्टेटमेंट में क्या होता है, क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो सेम ही होता है, या तो दोनों सही होगा, आर ए का सही व्याख्या करता है, या फिर आर और ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए और आर दोनों ए सही है लेकिन आर गलत है और ए और आर दोनों गलत। ऐसा ही आंसर रहेगा, आंसर सबका ऐसा ही रहेगा, बस इसमें क्वेश्चन को समझना है और उसका आंसर तो सबका ऐसा ही रहेगा कि अभिकथन और तर्क दोनों सही है, लेकिन तर्क जो है क्या हुआ, अभिकथन का सही व्याख्या करता है, ये पहला है। दूसरा बोल रहा है कि कथन और तर्क दोनों सही है लेकिन तर्क जो हुआ क्या है, अभिकथन का सही व्याख्या नहीं करता, ये आपका दूसरा विकल्प। तो तीसरा विकल्प है कि जो है कथन सही है लेकिन तर्क गलत है। चौथा है आपका कथन और तर्क दोनों गलत है। इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी मतलब अभिकथन और तर्क दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अभिकथन भी गलत है और तर्क भी गलत है। देखिए फिर से एक बार अभिकथन को पढ़ रहे हैं, तर्क एसर्टन को फिर से पढ़ रहे हैं। देखिए प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को प्रमुख रूप से व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए, यह गलत बात है। यह क्या स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि वो प्रमुख रूप से मतलब व्याख्यान विधि का प्रयोग करना चाहिए, यह ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, यह गलत बात है। तो स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। अब देखिए तर्क देखते हैं, रीजन देखते हैं क्या है। एसर्टन तो गलत हो गया कि व्याख्यान पद्धति का उपयोग करना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, ये गलत बात है। चलिए अब तर्क को देखते हैं, रीजन को देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तब प्रभावी होती है जब निष्क्रिय श्रवण के माध्यम द्वारा, नहीं निष्क्रिय श्रवण क्या मतलब, जो सुनाई ही नहीं देगा तो वो क्या प्रभावी होगा, निष्क्रिय श्रवण रहेगा। जब उसको सुनाई ही नहीं देगा क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है तो फिर वो प्रभावी कैसे होगा, तो प्रभावी नहीं होगा। तो ये भी क्या है, गलत है। रीजन भी गलत, अभिकथन भी गलत, ये मतलब एसर्टन भी रॉन्ग है और आपका क्या है, रीजन भी क्या है, रॉन्ग है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। एसर्टन एंड रीजन दोनों क्या है, रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा। इन दोनों का दोनों क्या है, रॉन्ग है। चलिए अगला प्रश्न आपका, अब क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन आपका है, वास्तविक दुनिया के संदर्भ से सीखने के लिए मस्तिष्क डैश है, फिर इसलिए विद्यालयों को डैश अधिगम पर जोर देना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक दुनिया के संदर्भ से सीखने के लिए मस्तिष्क जो वो क्या है आपका सक्षम है, मस्तिष्क क्या है वो सक्षम है, कैपेबल है, इसलिए विद्यार्थियों को रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। वास्तविक दुनिया के संदर्भ से जो है वो सीखने के लिए मस्तिष्क क्या है, सक्षम है, मस्तिष्क जो वो क्या है, सक्षम है, और इसलिए विद्यार्थियों को क्या चाहिए, इसलिए विद्यालयों को जो है वो क्या चाहिए, रचनात्मक अधिगम पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नहीं क्रिएटिव लर्निंग जो है उस पर विद्यालय को जोर देना चाहिए, और मस्तिष्क तो सीखने के लिए क्या कैपेबल है, वो कुछ भी सीख सकता है, सक्षम है, लेकिन उसको विद्यालय को चाहिए क्या हो, क्रिएटिव लर्निंग होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन आपका है, रचनावाद किसका समर्थन करता है। रचनावाद किसका समर्थन करता है, शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का, शिक्षकों द्वारा नए ज्ञान की अस्वीकृति का, या फिर पहले से अर्जित ज्ञान के पुनरुत्पादन का, या फिर रट कर याद किए गए ज्ञान के प्रदर्शन का। तो रचनावाद किसका समर्थन करता है, तो रचनावाद जो समर्थन करता है आपका शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान का सृजन का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही हो जाएगा। इसका समर्थन करता है तो विद्यार्थियों द्वारा जो ज्ञान का जो सृजन है उसी का वो समर्थन करता है कौन, रचनावाद। रचनावाद किसका समर्थन करता है, तो विद्यार्थियों द्वारा नए ज्ञान का
सृजन का करता है? शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान के सृजन का। शिक्षार्थी विद्यार्थी को ही बोलता है, जो स्टूडेंट्स होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका है, कक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए डैश विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए जो है वो किस तरह का जो विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है? तो इसके लिए इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका संलग्नता। संलग्नता ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, संलग्नता, जिसको संलग्नता मतलब क्या? शामिल करना। संलग्नता मतलब क्या? शामिल करना होता है। तो संलग्नता के विविध साधन प्रदान करना चाहिए। इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए संलग्नता विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 25 नंबर क्वेश्चन, एक समस्या को कई मध्यवर्ती उप लक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उप लक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साधन अंत विश्लेषण क्या कहलाता है? साधन अंत विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्ष्यों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना जो हुआ क्या कहलाता है? साधन अंत विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आपका है, फिर एक क्वेश्चन आपका है अभिकथन और तर्क से। और आप सभी जानते हैं इसका जो विकल्प होता है वो एक जैसा होता है, चाहे किसी भी टॉपिक का रहे, किसी भी सब्जेक्ट का रहे, चाहे वो CDP का क्वेश्चन हो, EVS का क्वेश्चन हो, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, किसी भी पेपर का क्वेश्चन हो, लेकिन अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन का ऑप्शन एक ही होता है, एक जैसा होता है। बस आपको अभिकथन और तर्क को समझना होता है। इसके बाद इसका या तो दोनों सही होगा, सही व्याख्या करिए। आप तो सब जान ही रहे हैं कि ऑप्शन उसका चेंज नहीं होता है। अभिकथन, अभिकथन आपका है, अभिकथन को अंग्रेजी में बोलते हैं एसर्टन। एसर्टन अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाना चाहिए। ये आपका अभिकथन था। अब तर्क को सुन लीजिए। तर्क क्या है? विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती है और आगे के अधिगम में बहुत मायने रखती है। तो इस तरह का जो आपका अभिकथन और तर्क है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए और आर दोनों सही है, लेकिन और आर जो है वो ए का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया आपका 26 का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नहीं, दोनों का दोनों सही है। अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। अभिकथन को एक बार फिर से हम दोहराते हैं। अध्यापकों को पढ़ाई जाने वाली अवधारणाओं के बारे में विद्यार्थियों के सहज, इसको नाइब ने सहज सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ आगे बढ़ाना चाहिए। यह सही अभिकथन है। क्या है? करेक्ट है, ट्रू है। और तर्क जो आपका क्या है? रीजन जो क्या है? विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं होती है और आगे अधिगम में बहुत मायने रखती है। ये भी क्या है? तर्क भी क्या है? सही है। तो इस तरह से दोनों का दोनों सही होना मतलब ऑप्शन नंबर ए की ओर वो संकेत कर रहा है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। मतलब जो अभिकथन है वो जो है तर्क जो है वो तर्क जो है वह अभिकथन का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। चलिए अगला प्रश्न एक और अभिकथन वाला क्वेश्चन है। अभिकथन आपका 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा हर एक सेक्शन में। कुल मिला के आपका सभी सेक्शन का बात करेंगे तो सीटेट में 5 सेक्शन होता है। पाँचों सेक्शन में यदि 3 से 4 क्वेश्चन भी हुआ तो 15 से 20 नंबर आपको एक्स्ट्रा आपको प्लस हो जाएगा सीटेट के एग्ज़ाम में, क्योंकि आपका जितना आप लाते हैं और इसमें CTP का कोई भी पेपर है और उसमें आपका 4 से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो 5 में से 5 गो सेक्शन है तो 5 में से तो 15 नंबर ऐसा ही हो गया। तो आप अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन को अच्छा से कर लेते हैं तो 15 से 20 नंबर आपका अलग से आपको ऐड हो जाएगा, क्योंकि आप जितना नंबर लाएँ उसमें ये इसको गलत करेंगे तो 15 से 20 नंबर आपका कम हो जाएगा, क्योंकि
ये क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा पूछता है, सभी सब्जेक्ट में पूछता है, EVS में पूछता है, हिंदी में पूछता है, इंग्लिश में पूछता है, आपका मैथमेटिक्स में भी पूछता है और आपका इधर CDP में पूछता है। तो सभी में जब पूछता है 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, तो आपका इस तरह से आप 15-16 नंबर, 15-20 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए इस तरह क्वेश्चन को आप सही करने का कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रीवियस से पढ़िए, आपको सही होने लगेगा। चलिए, तो अगला ये भी आपका अभिकथन है, देखिए क्या है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन आपका है, विद्यालयों को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पूर्ण उत्पादन पर जोर न दे। तर्क है आपका, देखिए संवेग और संज्ञान एक दूसरे के पृथक है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे के पृथक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा। ये जो कथन और अभिकथन है, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 27 का सी हो जाएगा। मतलब ए सही है लेकिन आर गलत है। यह क्या बता रहा है, किस ओर संकेत कर रहा है, बोल रहा है कि विद्यालय को ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पूर्ण रूप उत्पादन पर जोर दें न दें। यह आपका क्या है, ये आपका सही है। अभिकथन बिल्कुल क्या है, सही है, अभिकथन सही है लेकिन रीजन गलत है। संवेग और संज्ञान एक दूसरे के पृथक नहीं है, तो ये गलत है। इस तरह से ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सी, क्वेश्चन नंबर 27 का सी, ए सही है लेकिन आर गलत। चले, अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 28 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है, तो आपका इसका सही क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना। यह क्या है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासावश किसी विषय का शोध करना क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण। आपका इंटरनली मोटिवेशन, इंटरनली मोटिवेशन का एग्जाम्पल है जिज्ञासावश किसी विषय का शोध करना। मतलब आप यदि इंटरनली अंदर से आप मोटिवेट हैं तो फिर आपको कुछ भी करने से, आपको कोई कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को रोक नहीं सकता आपको कुछ करने से। आप अंदर से मोटिवेट हैं तो बाहरी मोटिवेशन का कोई ज़रूरत नहीं, बाहरी मोटिवेशन है, मोटिवेट हैं तो फिर आप कुछ कर पाएंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अंदर से मोटिवेट होना चाहिए। आप इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वो आपको कुछ भी लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अंदर से जो मजबूत होता है वो हर काम को अच्छा से कर सकता है। इसलिए अंदर से मोटिवेट रहिए, बाहरी मोटिवेशन से कुछ होने वाला नहीं। आप खुद में आपको कुछ नहीं है तो कोई बोल देगा आपको ऐसे करो ऐसे करो, तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि अंदर से जिज्ञासावश किसी विषय पर शोध करना है तो वह क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी, इंटरनल मोटिवेशन। चलिए, अंदर से मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। बाहरी ऊपरी आप मोटिवेशन हो जाते हैं कि किसी का मोटिवेशन वीडियो देख करके वो कुछ देर के लिए मोटिवेट रहेंगे, फिर आपका फिर वैसे ही आ जाएंगे। और अंदर से जो आंतरिक रूप से जो मोटिवेशन होता है वो आपको कोई भी उसको नेगेटिव कर नहीं सकता, इसलिए अंदर से मोटिवेशन होना ज़रूरी है, इंटरनल। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। कक्षा का परिवेश, संसाधनों की उपलब्धता, ये तो आपका स्टेटमेंट है, विद्यार्थियों की तत्परता, तो यहाँ पे आपका क्या सही होगा ये देखना है। तो 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस तरह का यदि आप नहीं जानते हैं तो जो ज़्यादा में रहेगा सभी उसी को सही करने का प्रयास करेंगे। ये आपका 90% क्वेश्चन इस तरह में सही हो जाएगा और बाकी 10% 20% क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है। तो बस नहीं जान रहे हैं तो ऐसा आप अंदाज़ा भी मारते हैं, नेगेटिव तो है नहीं सीटेट में, तो नेगेटिव चाहे है नहीं तो फिर क्या, आप नहीं जान रहे हैं तो इस तरह क्वेश्चन को जिसमें सभी विकल्प को कवर कर रहा है वो वाला आपको मार देंगे तो 90% क्वेश्चन आपका सही होने का चांस बन जाता है। इसलिए आपका ये ट्रिक है, बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन करने से इसी आपको सीखने को मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जो कारकों को सीखने की जो प्रक्रिया को प्रभावित करता है क्या है, कक्षा का परिवेश, ये भी सही है, ये भी प्रभावित करता है। संसाधनों की उपलब्धता, ये भी क्या है, ये भी प्रभावित करता है। फिर क्या है, शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ, ये भी प्रभावित करता है। विद्यार्थियों के तत्परता का स्तर, ये भी प्रभावित करता है। और
तो इस तरह से क्या होगा, 1 2 3 4 सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलो, तो अब इस वीडियो में का लास्ट क्वेश्चन, आप सभी जानते हैं कि कोई भी सेक्शन होता है सीटेट का, चाहे सीडीपी हो, मैथमेटिक्स हो, ईवीएस हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सभी में, या संस्कृत हो, कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। तो सभी में क्या होता है वो, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2, आपका 30 मार्क्स का ही वो क्वेश्चन होता है, और 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 मिनट 30, क्योंकि आपका टोटल क्वेश्चन होता है आपका 150 क्वेश्चन होता है, और 150 मार्क्स, और 150 मिनट भी रहता है। कितना होता है, 150 मिनट भी नहीं, आपका 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है, नेगेटिव मार्क्स तो है नहीं। तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनट एक सेक्शन का बता रहे हैं, टोटल तो आपका 150 क्वेश्चन 150 मिनट और 150 मार्क्स। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन का सेट होता है एक एक सेक्शन वाइज। तो 30 क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखें ईवीएस का। और लास्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है आपका, सॉरी सीडीपी का है, ये क्या है, ईवीएस नहीं, टंग्स थोड़ा स्लिप कर जाता है। ये क्या है, सीडीपी का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्या है, 30 क्वेश्चन किसका है, सीडीपी का। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, एक अनुकूल शिक्षण अधिगम, एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है। एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है। तो अधिक से अधिक जोखिम, विकर्षणों का न्यूनतम होना, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना, या फिर अनन्य जो गैर लचीली होता है शैक्षणिक कार्य प्रणाली। तो जो आपका एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए, एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए क्या है, किसकी आवश्यकता है। तो किसकी आवश्यकता है, तो आवश्यकता है आपका विकर्षणों का न्यूनतम होना, विकर्षणों का न्यूनतम होना, ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। विकर्षणों, जिसको व्यवधान बोलते हैं, व्यवधान का न्यूनतम होना, व्यवधान का न्यूनतम होना, विकर्षणों का न्यूनतम होना ही क्या है आपका, क्या है, एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए उसकी आवश्यकता है। एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए विकर्षणों का न्यूनतम होना आवश्यकता है। क्या है, क्या आवश्यकता है, तो विकर्षणों का न्यूनतम होना, मतलब विकर्षण मतलब व्यवधान, डिस्टर्बेंस, तो ये आपका होना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका सही हो जाएगा। तो इस सेट में 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में 30 क्वेश्चन था जो सीडीपी का था, जो आपका 12 जनवरी 2023 को पूछा गया सीटेट का क्वेश्चन पेपर था, जो पेपर 1 के लिए था। पेपर 1 पेपर 2 सभी में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा सभी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।